Okay, beta, today we have chemistry of ethine. Chemistry of ethine, a highly unsaturated organic compound. अब कल हमने केमिस्ट्री ऑफ इथीन डिस्कस किया। इथीन में इथीन का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन और सिंथेसिस हमने डिस्कस की कि इथीन को किस तरह लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है या कमर्शियल मेथड्स कौन से हैं। बेटा, केमिस्ट्री ऑफ इथाइन, इथाइन यू नो द कॉमनली नोन एज एसिटिलीन गैस, कॉमनली नोन एज या कमर्शियली इसको एसिटिलीन के नाम से कहा जाता है। बाबा, इथाइन में कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। इथीन में भी हमने डिस्कस किया। बाबा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 2px1, 2py1, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल 2pz में जंप करेगा। अब आप देखें, हर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, s ऑर्बिटल, px, py, pz। तो यहां पर आप नोट करें कि एक कार्बन एटम दो एटम्स के साथ बॉन्डेड है। एक कार्बन एटम दो एटम के साथ बॉन्डेड है, तो यहां पर दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 50% s का कैरेक्टर होगा, 50% p का कैरेक्टर होगा। तो देखिए, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर दो कार्बन है, हर कार्बन एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। मिसाल, बेटा ये एक कार्बन है, ये इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, दोनों की एनर्जी सेम, साइज सेम, शेप सेम। ऐसे ही वी हैव अनदर एटम ऑफ कार्बन। बाबा, दो कार्बन के एटम है, तो एक कार्बन ये रहा, ऐसा ही एक और कार्बन एटम का ऑर्बिटल है, तो वो इसके साथ ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, लाइक दिस वन। एक कार्बन एटम का sp ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम के sp के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो सेकेंड ऑर्बिटल है p का, कार्बन का sp, वो हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके एक और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लाइक हियर। ये जो ओवरलैपिंग है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? sps। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, 1s1। तो ये ओवरलैपिंग हो गई sps ओवरलैपिंग। सेम वे another atom of hydrogen overlaps with the sp orbital of hydrogen here, and this bond makes another sigma bond। बेटा, अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। आप नोट करें तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड बन चुके। अब हर कार्बन एटम के पास दो p के ऑर्बिटल्स हैं, 2py, 2pz, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब वो जो ऑर्बिटल है, उनकी किस तरह ओरिएंटेशन है, देखें। बाबा, ये ऑर्बिटल है py ऑर्बिटल, एक कार्बन का 2py एंड दिस इज अनदर 2py।
बेटा आप देखें ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो यहां पर ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, देयर विल बी साइड वाइज ओवरलैपिंग विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब बचा 2pz ऑर्बिटल। बाबा 2pz ऑर्बिटल देखें उसकी ओरिएंटेशन किस तरह लिखेंगे, देखें 2pz विल बी समथिंग लाइक दिस वन, है ना। तो ये देखेंगे 2pz है। अब बोर्ड पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते लाइक दिस वन, ठीक है। इसको हम यहां से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये 2pz ऑर्बिटल है। तो बाबा इथाइन के अंदर ये 2p के ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बना रहे। तो अब आप नोट करें कि इन इथाइन every carbon atom is sp hybridized with the formation of 2 pi bonds। यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज अबाउट 1.20 एंगस्ट्रॉम। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें होता है 1.54, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो 1.34 और डिस्टेंस कम हो गया, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। यहां पर मजीद ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एंगल जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1.20। क्योंकि अब sp हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता है इट इज कॉल्ड लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर एंगल कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन केस ऑफ इथाइन। बेटा इथाइन एज आई टोल्ड यू कि इट इज कमर्शियली और कॉमनली कॉल्ड एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन गैस को कमर्शियली किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर करने के कौन से मेथड्स हैं, लाइक सी इन केस ऑफ। बेटा एक तो बड़ा कॉमन सा मेथड है, ये सिंपल हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, दिस इज वेरी कॉमन मेथड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। इथाइन इज prepared by manufactured or prepared from calcium carbide CaC2। मेटेलिक कार्बाइड भी कहते हैं। अब आप समझ रहे हो कैल्शियम कार्बाइड क्या है, कारपेट को कहते हैं। कारपेट होता है जो फ्रूट पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कैल्शियम कार्बाइड को अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो ये कार्बन के साथ ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड है, यहां पर कार्बन कार्बन और ये 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो बेटा कैल्शियम कार्बाइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वी विल गेट हियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। तो इथाइन को प्रिपेयर करने का एक मेथड तो ये है कि हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करा के इथाइन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। सही है। तो याद रखें अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेटल कार्बाइड, किस मेटल कार्बाइड से हम इथाइन की प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। एक और मेथड है, इथाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इस 1,2-डाइब्रोमो इथेन को बेटा हम कहते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल समझते हैं, जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजेंस हैं, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, क्लोराइड क्लोराइड, आयोडाइड आयोडाइड, एडजेसेंट कार्बन पे, तो इसको क्या कहा जाएगा, विसिनल, विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हो, एक कार्बन एटम पे दोनों हेलोजेंस है, उसको कहते हैं जेमिनल। सेम कार्बन पे 2 हेलोजेंस है तो वो जेमिनल, अगर एडजेसेंट कार्बन पे है तो फिर क्या कहेंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो बेटा यहां पर क्या होने जा रहा है, देखिए हमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। इथाइन एक ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, हमारे पास है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। तो यहां पर एलिमिनेशन होगी,
कल भी हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, एलिमिनेशन के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, याद है? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। देखें, अगर यहां पर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएं, यहां पर मैंने एक कंडीशन बताई थी, याद है? एल्कोहलिक। अगर यहां पर सॉल्यूशन होगा एल्कोहलिक तो होगी एलिमिनेशन, अगर यहां पर हो एक्वस तो फिर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हियर वी हैव एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो यहां से एलिमिनेशन होगी एंड वी विल गेट हियर इथाइन, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। सही है? तो ये दो कॉमन मेथड्स हैं जिनसे आप एसिटिलीन को या इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और फ्रॉम दी 1,2 डाइब्रोमो इथेन या टेट्राब्रोमो इथेन से भी फॉर्मेशन होगी, द सेम प्रोसीजर, लेकिन दो स्टेप्स में होंगे। बेटा इथाइन याद रखें, अगर हमें एक सवाल आ जाता है कि बेटा विच ऑफ दी, मिसाल एक MCQ हमें मिल गया, एक क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड possess active hydrogen। बेटा which of the following compound possess active hydrogens? A C2H6, B C2H4, C2H2 या none of these। तो इथाइन के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं एंड दे हैव गॉट एसिडिक नेचर। तो बेटा जनरली कहा जाता है कि इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, इथाइन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इथाइन के अंदर एसिडिटी ऑफ इथाइन, इथाइन की एसिडिटी होती है बिकॉज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखें बेटा यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है, आपको पता है बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, समझ रहे हैं? तो यहां पर a little bit polarity is introduced because of the difference of the electronegativity। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, या जैसे हम कहते हैं ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन लिबरेट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एसिड। तो इथाइन मल्टीपल रिएक्शंस में प्रोटॉन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इथाइन हैज एसिडिक नेचर। कैसे भाई? देखें इथाइन को, बाबा इथाइन को आप रिएक्ट करवाएं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बाबा इथाइन इसको हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यानी बेसिक मीडियम में। अमोनिया आपको पता है बेसिक होता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। तो यहां पर बेटा वी विल गेट देखिए एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सिल्वर। देख रहे हैं बेटा दोनों साइड में हाइड्रोजन है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हुआ, सिल्वर ने रिप्लेस कर दिया, इसको कहते हैं मोनो सिल्वर एसिटलाइट, मोनो सिल्वर एसिटलाइट। तो क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है द कंपाउंड विच गिव्स प्रोटॉन विच गिव्स हाइड्रोजन, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? एसिड कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इथाइन हैज एसिडिक नेचर। द सेम वे अगर आप सेकेंड स्टेप में प्रोसीड करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। देखें सेकेंड स्टेप में ये मोनो सिल्वर
एसिटालाइट को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और हमें अगेन बेटा यहां पर अमोनिकल सॉल्यूशन है। वी विल गेट हियर डाई सिल्वर एसिटालाइट प्लस HNO3। सेम में यहां पर कॉपर हम रिएक्ट करवा सकते हैं कॉप्यूप्रस क्लोराइड के फॉर्म में। तो हेवी मेटल्स यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और ये रिएक्शंस प्रूव करते हैं कि इथाइन हैज एसिडिक नेचर। क्लियर? गुड बेटा, इथाइन इथाइन का कमर्शियली जो यूज है वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए देखिए हम पढ़ते हैं बाबा, मेटल में फला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अक्सर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली तौर पे एक इंस्ट्रूमेंट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फोटोमीटर क्या करता है, किसी भी एनालाइट सैंपल से मेटल की डिटेक्शन करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वाटर सैंपल है, उस वाटर सैंपल में हमने ये एनालाइज करना है कि आर्सेनिक कितना है, कॉपर कितना है, सिल्वर कितना है। तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चेक करते हैं। अच्छा, वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लेम यूज कर रहे होते हैं। वहां पर जो फ्लेम यूज करते हैं हम, वो होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। बेटा एसिटिलीन की अगर आप कंबशन करें तो वी कैन गेट द टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री। 3000 डिग्री तक हम टेम्परेचर गेन कर सकते हैं बाय द कंबशन ऑफ दिस एसिटिलीन। तो इसीलिए कमर्शियली एसिटिलीन को वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। और रिसर्च लेवल पे हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेटल्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज करते हैं, जो कि 3000 डिग्री तक टेम्परेचर आपको मिल सकता है। मिसाल अगर ये भी सवाल आ जाए कि बाबा कौन सा गैस है जिसको कंबस्ट करके 2800 से 3000 डिग्री का टेम्परेचर गेन किया जा सकता है, दैट इज इथाइन। क्लियर हो गई बात बेटा? ओके, एज आई टोल्ड यू बेटा कि जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें एडिशन रिएक्शन तो कॉमन होता है। जैसे हमने इथीन में रिएक्शंस पढ़े, द सेम वे इसमें भी एडिशन रिएक्शन होते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एलिफेटिक कैटेगरी में बाबा हमने 3 किस्म के कंपाउंड्स पढ़ लिए। अल्केन्स की केमिस्ट्री डिस्कस की, अल्कीन कल इथीन पढ़ा था, आज हमने इथाइन। वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स बाबा, एरोमेटिक वर्ड एरोमेटिक निकला है एरोमा से। एरोमा वर्ड का मतलब है हैविंग प्लेजेंट स्मेल। ऐसे कंपाउंड जिनकी एक यूनिक प्लेजेंट स्मेल हो, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्राइम डिटर्मिनेशन, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो ये है कि दे पजेस अ बेंजीन रिंग। देखें, या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक फॉर्म में हो एंड दे फॉलो हक्केल रूल। ठीक है, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो हम यहां पर हमारे सिलेबस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी रिएक्शन, उसकी फॉर्मेशन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। बेंजीन फर्स्ट टाइम जो इसकी आइसोलेशन की गई थी, इट वाज माइकल फेराडे जिसने बेंजीन की आइसोलेशन की। अच्छा, बेंजीन के लिए
सबसे पहला टास्क ये है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बाबा एक तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस वन। एक स्ट्रक्चर हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 2 में डिफरेंस देखें क्या है। शाबाश बेटा, यहां पर सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। जो यहां पर सिंगल बॉन्ड है वो वहां पर डबल बॉन्ड है, जो यहां पर डबल है वो वहां पर सिंगल बॉन्ड है। अब प्रॉब्लम ये है कि आइदर ये स्ट्रक्चर वैलिड है या ये वैलिड है। समझ रहे हैं बाबा? इन दोनों स्ट्रक्चर को कंक्लूड किया केक्यूल ने। केक्यूल एक साइंटिस्ट था जिसने ख्वाब में देखा कि बेंजीन रिंग के अंदर एक सांप है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। केक्यूल ने इस पे बड़ा वर्कआउट किया, इस पे रिसर्च की थी, तो ख्वाब में देखा कि बेंजीन के अंदर एक स्नैक है जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से आइडिया मिल गया। पहले क्वेश्चन था कि बाबा ये स्ट्रक्चर वैलिड है या ये है, या इससे पहले एक और स्ट्रक्चर आया था बेयर आर्मस्ट्रांग, लेकिन केक्यूल ने यह मसला हल कर दिया। बाबा कैसे देखें? इन दोनों स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है केक्यूल्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। केक्यूल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। कैसे जस्टिफाई किया? बेटा यहां पर ये जो सर्किल है ये शो करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू केक्यूल ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं ये डीलोकलाइज होते हैं रिंग के अंदर। कैसे भाई? बेटा हर एटम के अंदर वाइब्रेशन होता है, हर एटम में वाइब्रेशन होता है। यहां पर भी वाइब्रेशन हो रहा है कार्बन एटम्स में, लेकिन क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, साइक्लिक है, तो जब यहां पर वाइब्रेशन होता है तो पाई बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन हो रही है। देखिए जब ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में, ये यहां पर आएगा, तो एग्जैक्टली आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। समझ रहे? तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाने के बाद हम ये कहें कि आपको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिला जिसका नाम है केक्यूल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये यहां पर सर्किल शो कर रहा है कि बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन की वजह से हम यहां पे सर्किल लगा रहे हैं। तो बेटा यहां पर क्लियर हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड स्ट्रक्चर है, और ये भी वैलिड स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं बेटा? ये डीलोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया फ्रॉम दी केक्यूल। अब बेंजीन क्योंकि हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, 3 पाई बॉन्ड है, और ये कन्फर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हुई। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी डायग्राम देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, तो ये एमओटी कंफर्म करता है कि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो बेंजीन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। बाबा अनसेचुरेटेड हम कहते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो। तो यहां पर डबल बॉन्ड्स है ना, इसीलिए ये क्या है? अनसेचुरेटेड। एमओटी इसको वेरीफाई करता है। देखें कैसे? बाबा
एक बेंजीन में थोड़ा सा फोकस करें इसको कि एक कार्बन एटम कितने एटम्स के साथ बॉन्डेड है। बाबा बेंजीन में एक कार्बन एटम कितने एटम के साथ बॉन्डेड है? हाँ, 3 एटम के साथ। देखें, नोट करें, हर कार्बन एटम 3 के साथ बॉन्डेड है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको इस तरह का प्लेनर ट्राइगोनल शेप मिलता है। अब आपके पास टोटल कार्बन है 6। हर कार्बन के अंदर कितने बन रहे हैं बेटा? अब सुने, एक ऑर्बिटल एस का 2 ऑर्बिटल पी के जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। अभी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, बॉन्ड की बात नहीं कर रहा बाबा। एक ऑर्बिटल एस का 2 ऑर्बिटल पी के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कितने बनेंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। समझ रहे हो? अब बेंजीन में टोटल कार्बन कितने? 6। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 18। 18 बनेंगे। अब गौर से देखिएगा कैसे। देखें, इस कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल ये रहा, इस कार्बन का दूसरा sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप करता है। इस कार्बन का जो थर्ड ऑर्बिटल है sp2 वो इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। अब इस कार्बन के तीनों sp2 कंप्लीट हो गए। इस कार्बन का एक यहां पर ओवरलैप हो चुका, एक ये रहा और एक ये रहा। समझ रहे? इस कार्बन का एक यहां पर है, एक ये रहा, एक इस कार्बन के साथ ओवरलैप हो रहा है। सेम वे इसका ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसके साथ ओवरलैप हो गया। सेम वे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक दैट। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है ये ऐसा बना है। देखें, अभी बॉन्ड की पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई, ये स्ट्रक्चर बनाया अभी। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ हर sp2 के साथ एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। हर sp2 के साथ एक हाइड्रोजन एटम हेड टू हेड ओवरलैप करे और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाबा अब मुझे बताएं कि यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने? टोटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कितनी हुई है? 12। 12 12 देखें, 6 कार्बन हाइड्रोजन और 6 कार्बन टू कार्बन काउंट कर ले तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बन गए। समझ रहे हैं बाबा? तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। बाबा ऐसा है, हर कार्बन में 3 ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन कर ली, बाकी बचा एक ऑर्बिटल। तो हर कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो टोटल कितने कार्बन है? 6। तो 6 2pz ऑर्बिटल्स है। देखें, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। देखें बेटा, 6 कार्बन है, हर कार्बन के पास ये एक 2pz, ये दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा, ये पांचवा और छठा। बाबा 6 हो गए। हर कार्बन के पास एक 2pz था, 6 के पास 6 हो गए। अब सुनो, अब ये जो प्लानर मॉलिक्यूल है, फ्लैट मॉलिक्यूल है, अब ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ये पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होगा बाबा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखें, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बाबा 3 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कंफर्म हो गई। तो एमओटी ने ये वेरीफाई कर लिया कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या है, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स हैं। तो अब बेंजीन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन उसके अंदर डीलोकलाइजेशन है या इसको कहते हैं रेजोनेंस। अब अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि बेंजीन बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, या वो उसमें कौन से रिएक्शंस नॉर्मली प्रोसीड होते हैं, अब हम ये ये वेरीफाई करेंगे कि बेंजीन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है फ्रॉम दी रिएक्शंस। ये नोट कर लें, पास करें। बेंजीन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है बिकॉज बेंजीन हैज अल्टरनेटेड डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो नॉर्मली जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें एडिशन रिएक्शंस होते हैं नॉर्मल केसेस में, लेकिन बेंजीन में नॉर्मल कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन नहीं होता। देखिए कैसे भाई, बाबा बेंजीन को आप रिएक्ट करवाएं क्लोरीन के साथ, देयर विल बी नो रिएक्शन। इवन आप लाइट की प्रेजेंस में करें या लाइट की एब्सेंस में करें, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करें, बेंजीन का क्लोरीन करें, ब्रोमीन करें, देयर विल बी नो रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल केस में क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी रिएक्शन में अगर आप यहां पर फेरिक क्लोराइड यहां पर ऐड करें तो रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अच्छा, ये रिएक्शन 25 डिग्री पर होगा यानी कि रूम कंडीशंस में। तो बेंजीन नॉर्मली उसने रिएक्शन देना था एडिशन, लेकिन नॉर्मल केस में एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ। नॉर्मल केस में बाबा कौन सा रिएक्शन हुआ है, देखें कौन सा रिएक्शन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। यहां पर जो हाइड्रोजन था वो क्लोरीन से रिप्लेस हो चुका है। तो इसका मतलब है यहां पर रिएक्शन हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे मेरी बात? यहां पर एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सवाल है कि भाई अनसेचुरेटेड में तो एडिशन रिएक्शन होता है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट हुए थे। पहला कॉन्सेप्ट यह था कि इन 6 हाइड्रोजन में से बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो पहला कॉन्सेप्ट यह था कि सब्स्टिट्यूशन इसलिए हुआ है कि इन 6 हाइड्रोजन में से कोई एक हाईली रिएक्टिव है। अच्छा समझ रहे? बेंजीन के अंदर एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हुआ? तो एक कॉन्सेप्ट यह था कि 6 हाइड्रोजन में से कोई एक हाईली रिएक्टिव है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह था कि नहीं, ऑल द हाइड्रोजन्स आर केमिकली सिमिलर। ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट वैलिड है, ये वाला पॉइंट वैलिड है। पहले वाला कॉन्सेप्ट गलत है कि 6 में से किसी एक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये गलत है। जितने भी हाइड्रोजन हैं सबकी रिएक्टिविटी सेम है। तो फिर यहां पर नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ बेटा? क्योंकि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन इसमें ज्यादा है बेटा। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है रेजोनेंस।
बेंजीन के अंदर रेजोनेंस है, डिलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर नॉर्मल केसेस में एडिशन रिएक्शन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स हैं बाबा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो किस्म के, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। तो यहां पर बेंजीन के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नॉर्मली एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होंगे बिकॉज बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्रॉफ्स, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। इसको हम कमिंग लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दी मैकेनिज्म। क्लियर? यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। शाबाश। यहां तक कोई भी